सैंपल क्वेश्चन पेपर सीरीज में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज बच्चों अपना सेक्शन डी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन वाले हैं 5 मार्क्स वाले। और एग्जाम के अंदर आप जानते हो कि 5 मार्क्स वाले कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप 2 क्वेश्चन भी छोड़ के आ गए तो ऐसा लगता है कि यार बहुत सारा पेपर हमारा रह ही गया। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर मेंशन किए गए। क्वेश्चन नंबर 30A है। अच्छी चीज ये रहती है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी मिलते हैं, चॉइस मिल जाते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज ऑन द लोकल एनवायरनमेंट एंड द हेल्थ ऑफ द सराउंडिंग कम्युनिटीज। बताया जा रहा है कि माइनिंग एक्टिविटी की वजह से लोकल एनवायरनमेंट और जो आसपास की जो कम्युनिटीज होती है उनके ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब माइनिंग एक्टिविटी प्राइमरी में काउंट की जाती है और ये काफी रिस्की जॉब भी मानी जाती है लेबर्स के लिए। तो देखिए क्या बात की जा रही है। द डस्ट एंड नॉक्सिक फ्यूम्स इनहेल्ड बाय माइनर्स मेक देम वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिसीजेस। तो इससे हमें डिफरेंट टाइप की डिसीजेस भी देखने को मिलती है। इसके अलावा द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ, यानी कि छत का गिरना हो या ऊपर से ये थ्रेड जैसी जो चीजें वो भी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। द फैक्ट दैट माइनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जॉब, इसी वजह से कहा जाता है कि काफी डेंजरस जॉब होती है। माइनिंग यूजुअली हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट विद प्रोडक्शन ऑफ लॉट ऑफ वेट्स। और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट करती है एनवायरनमेंट के साथ, और साथ ही जो प्रोडक्शन होता है इसमें काफी ज्यादा वेस्टेज भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो वहाँ के लोकल फ्लोरा एंड फोना होते हैं उनको भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इन सभी रीजंस की वजह से पॉल्यूशन का बढ़ना, एनवायरनमेंट का और ज्यादा खराब होना एंड लोकल कम्युनिटीज को डिस्प्लेस होना जैसे वेरियस टाइप के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं इन माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से। अब क्या माइनिंग एक्टिविटी बंद कर देनी चाहिए? नहीं, पर ये है कि उसका जो ओवर यूज होते जा रहा है ना वो थोड़ा गलत है। थोड़ा प्रॉपर मैनेजमेंट तरीके से अगर किया जाएगा तो सब बेटर रहेगा। आगे है इसी का पार्ट कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर द बेस्ट ऑप्शन टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको इस स्टेटमेंट को एग्जांपल के थ्रू आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज होते हैं वो आज के समय के सबसे बेस्ट रिसोर्सेज माने जाते हैं। तो ये नॉन कन्वेंशनल को आप एक तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेज का नाम भी दे सकते हो, जिसके अंदर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसी चीजें आ जाती है। तो क्या बताया जा रहा है, देखिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर आल्सो नोन एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जांपल के तौर पे इसमें आपको सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ये जो होते हैं इन एग्जॉस्टेबल एंड रिन्यूएबल माने जाते हैं। अगर कंजप्शन हो जाए तो दोबारा से रिन्यू किए जा सकते हैं। क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी माने जाते हैं। ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी मिनिमाइज एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज प्रोड्यूस मिनिमम सेकेंडरी वेस्ट कंपेयर टू द यूज कन्वेंशन सोर्सेज। तो बताया जा रहा है कि एनवायरमेंट के लिए भी थोड़ा ठीक माने जाते हैं और साथ ही इनका जो वेस्ट होता है एज कंपेयर टू कन्वेंशन सोर्सेज के कंपैरिजन में काफी कम हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए आज के समय के सबसे बेस्ट माने जा सकते हैं। आगे कि हाउ वुड यू इवेल्युएट नेपोलियन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर हु क्रिएट अ मोर रैशनल एंड एफिशिएंट सिस्टम एलोकेटेड विद सुटेबल एग्जांपल। नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो किस तरीके से एक एफिशिएंट सिस्टम को क्रिएट करता है, आपको एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को अच्छे से मेंशन करना है। सबसे पहले शुरुआत आती है ये यूरोप वाले लेसन से, आपके फर्स्ट लेसन हिस्ट्री के, जो उसका द्वारा शुरू किया गया था सिविल कोड। इसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। 1804 में यूजुअली नोन एज अ नेपोलियन कोड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड रिमूव ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो जब ये कोड आया था तो इसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन थी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून की नजर में सब इक्वल रहेंगे। जो लॉ को बाय बर्थ प्रिविलेज मिले आ रही है उसे खत्म किया जाएगा। एबिलिटी के बेसिस पे चीजें मिलेगी। राइट टू प्रॉपर्टी होगा। Napoleon Code was followed by the region under the French control. New businessmen, artisan, peasant and worker enjoy a new freedom. इसके अलावा टेरिटरी जो थी फ्रेंच के कंट्रोल में, चाहे वो इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डच रिपब्लिक हो, यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि पीजेंट को जो फ्यूडल सिस्टम था उसे अबोलिश्ड करना हो और एक तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटर को रन करने वाली बात हो। ये हमें नेपोलियन के सिस्टम में कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। और साथ ही जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन था, जो एक मर्चेंट्स का ग्रुप होता था उसे शहरों से हटाना हो, और साथ ही साथ बेटर तरीके से कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ाना हो। ये सारी चीजें हमें नेपोलियन के ही सिस्टम में देखने को मिलती है। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि उनका ये जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो अपने आप में काफी एफिशिएंट था। एनालाइज द रोल ऑफ द मल्टी पार्टी सिस्टम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। तो आप जानते हो इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोई 1 पार्टी 2 पार्टी नहीं है। आपको वेरियस टाइप की पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलेगी। क्या ऐसा खास बात है, उसको एनालाइज करने की जरूरत है। देखिए डेमोक्रेसी सिस्टम इंडिया जैसी मल्टी पार्टी पॉलिसी को जो अडॉप्ट करता है तो
तो ये क्रूशियल रोल प्ले करती है। जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम अलाउ टू कॉम्पिटिटिव एंड डायनेमिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वेयर पार्टी विद डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड एजेंडा कैन पार्टिसिपेट टू कंप्लीट फॉर द सपोर्ट ऑफ इलेक्टोरेट। यानी कि यहाँ पे हर कोई पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, उनके एजेंडा भी डिफरेंट टाइप की होती है। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो काफी कॉम्पिटिटिव वाला होता है, लोगों को चॉइस देती है वेरियस टाइप की, वो आप किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, किस कंटेस्टेंट को आप वोट डालना चाहते हो, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट डालना चाहते हो। तो लोगों के पास ऐसा नहीं कि ऑप्शंस की कमी है, ऑप्शन बहुत सारे हैं। दिस प्रेजेंस ऑफ मल्टी पार्टी आल्सो प्रोवाइड अ चेक एंड बैलेंस अगेंस्ट एनीवन बिकम टू पावरफुल एंड डोमिनेंट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें हॉरिजॉन्टल पावर भी देखने को मिल जाती है कि चेक्स एंड बैलेंस, कि कोई भी पार्टी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती क्योंकि उसके ऑपोजिशन में वेरियस पार्टी रहती है। अगर चाइना जैसी कंट्री है तो एक ही पार्टी है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर यूके एंड यूएस जैसी कंट्री है तो वहां पे टू पार्टी सिस्टम है, तो ऑपोजिशन में दूसरी पार्टी रहेगी, तो एक ही पार्टी होगी, वो कभी भी डोमिनेंट हो सकती है। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर वेरियस पार्टी की तरफ से जो प्रेशर आता है तो फिर काम करना ही पड़ता है हर एक कंडीशन में, क्योंकि क्रिटिसाइज ऑपोजिशन टाइम टाइम पे करता रहता है। दिस सिस्टम अलाउ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड पीपल कैन मेक अ चूज बिटवीन द सेवरल कैंडिडेट। तो भैया अगर आपको कांग्रेस का लीडर पसंद है उसे आप चूज कर सकते हो, बीजेपी का, आम आदमी का, वेरियस टाइप की है। अभी के समय देश में 6 नेशनल पार्टी, 54 से ज्यादा स्टेट पार्टी एंड 1000 ऑफ रीजनल पार्टी है जो लोकल पार्टी होती है अनरिकॉग्नाइज्ड वाली। थ्रू दिस सिस्टम डिफरेंट एंड डाइवर्स पार्टी कुड रिप्रेजेंट द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड पावर डज नॉट एब्जॉर्ब इन द हैंड्स ऑफ वन सिंगल पार्टी। और ऐसा इसलिए हमने यूं अडॉप्ट किया था क्योंकि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी काफी पीक लेवल की है, वेरियस टाइप के रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, रिचुअल्स सब है, तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो कोई एक पार्टी की आइडियोलॉजी के बेसिस पे नहीं होगा, वेरियस टाइप की आइडियोलॉजी के बेसिस पे हमें देखने को मिलेगा। इसी का ही दूसरा पार्ट है कि इवेल्युएट करना सिग्निफिकेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल पार्टी, और वो क्राइटेरिया भी बताना कि किसी रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस कब दिया जाता है, वो क्या एलिजिबिलिटी रहती है। देखिए, नेशनल पार्टी आर पावरफुल इन दी नेशनल एंड डील विद द नेशनल इशू। ऑब्वियसली नेशनल पार्टी नेशन के साथ ही जो भी इशू होएगा उसी के बारे में बात करेगी। रीजनल पार्टी की जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है किसी रीजन या स्टेट के अंदर। ओनली द इशू एंड डिमांड्स ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन आर डिस्कस बाय द रीजनल पार्टी। अब जैसे कोई यूपी की पॉलिटिकल पार्टी है तो वो यूपी के छोटे मोटे जो मसले उसके बारे में कवर करेगी, लेकिन अगर कोई देश की नेशनल पार्टी है और खास तौर पे वो मेजॉरिटी में भी है, गवर्नमेंट को रन करने का काम कर रही है, तो वो एंटायर इंडिया के बारे में सोचेगी। नेशनल पार्टी एक्शन ऑफर प्रेजेंस ऑफ नेशनल इशू ओवर रीजनल प्रॉब्लम्स। रीजनल पार्टी ऑपरेशन आर कन्फाइंड टू दी स्टेट्स। इसके अलावा क्या वो क्राइटेरिया है, तो अगर किसी स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो आप पार्टी मस्ट गेन एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा, या तो उसे लोकसभा में कम से कम 6% वोट मिले, या फिर असेंबली इलेक्शन के अंदर जो स्टेट होता है कम से कम 4 स्टेट के अंदर उसकी सीट होनी चाहिए, तो वो नेशनल पार्टी बन सकती है। तो ये कंडीशन है। अ पार्टी हैज टू रिसीव एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लेजिस्लेटिव। तो अगर वो लेजिस्लेटिव के अंदर भी 6% तक वोट लेके आ सकती है तो ऐसी कंडीशन में भी जो रीजनल से नेशनल पार्टी बन सकते हैं। कंडीशन ये है कि जो वो आएगी ना सीट, वो एटलीस्ट 2 सीटें तक कम से कम आनी चाहिए 6% के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अ फार्मर हैज बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर at a high rate of interest as he could not pay the interest, he was forced to borrow from another landlord to settle the amount for the interest borrowed to the money lender। कहने का मतलब एक किसान है जो कि उधार पे पैसा लेता है अपना काम करने के लिए, और जब उसको प्रेशराइज किया जाता है, उसकी फसल ठीक से नहीं होती तो वो रीपेमेंट नहीं कर पाता, तो रीपेमेंट ना करने की सिचुएशन में फिर वो किसी दूसरे लैंडलॉर्ड से भी वो एक तरीके से उधार ले लेता है। तो वो किस कंडीशन में आया, तो उसको कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो ये जो चीज होती है वो फार्मर के साथ डेब्ट ट्रैप वाली चीज होगी कि एक जगह से उधार लिया, उसको रीपे नहीं कर पाए तो दूसरी जगह से लिया, फिर दूसरी जगह का भी भरना तो तीसरी जगह से ले लिया, तो राउंड एंड राउंड इसी में बंदा परेशान रहता है और ब्याज पे ब्याज वो देते रहता है। प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो नहीं दे पाता, जो उसका इंटरेस्ट है वही दे पाता, बस डेज जो होते हैं सहूलियत के तौर पर उसे मिलते रहते हैं और कुछ नहीं होता इसमें ज्यादातर। ठीक है। तो खास तौर पर हमें इनफॉर्मल सेक्टर में ये ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो यहाँ पे विदाउट कोलैटरल ये चीजें आसानी से मिल जाती है, क्योंकि आप बैंक में जाओगे तो कोई ना कोई गिरवी चीज रखनी पड़ेगी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन मनी लेंडर से लोन लेने में क्या फायदा होता है कि वहां पे वो ट्रस्ट के बेसिस पे आराम से लोन दे देता है। बस उसकी कंडीशन क्या होती है, एक तो हाई रेट होता है, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती, अच्छी चीज होती है उनके, और कोई रेगुलेशन नहीं होता, रूल एंड रेगुलेशन, क्योंकि सारी चीजें ट्रस्ट के बेसिस पे हो रही होती है।
और समटाइम क्या होता है कि अगर आप टाइम पे रीपेमेंट नहीं करते हो तो आपको पनिश भी किया जाता है, और समटाइम तो ऐसा भी होता है कि आपके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। हाउ मैनी फेस द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसमें क्या क्या परिणाम निकल के आ सकते हैं। द फार्मर में फेस ऑनगोइंग हैरेसमेंट एंड फिजिकल हार्म फ्रॉम द मैन सेंड बाय द मनी लेंडर, अगर पैसा टाइम पे नहीं दोगे तो आपको जो मनी लेंडर है फिजिकली हार्म भी कर सकता है, हैरेस भी कर सकता है आपको। ही विल नॉट टू एबल टू मेक अ रेगुलर इंटरेस्ट पे और रीपे द फुल अमाउंट बोरो, और ऐसी कंडीशन में पूरा अमाउंट भी वो पे नहीं कर पाता। दिस कुड लीड द सिग्निफिकेंट स्ट्रेस एंड एंजाइटी एज वेल एज द पोटेंशियल फिजिकल इंजरीज। तो बच्चों क्या होता है कि ऐसे में मानसिक तनाव भी आ जाता है, हेल्थ भी खराब हो जाती है, कोई और काम भी करने का मन नहीं करता, क्योंकि डेब्ट ट्रैप के बारे में किसान सोचता रहता है। अब बोरोइंग फ्रॉम अनदर लैंडलॉर्ड टू रीपे द ओरिजिनल लोन में क्रिएट अ साइकिल ऑफ द डेब्ट फॉर द फार्मर, पर्टिकुलरली इफ द इंटरेस्ट रेट ऑन सेकंड लोन आर आल्सो हाई। तो ये सब एक्सपीरियंस की वजह से वो इस साइकिल के अंदर फंस जाता है कि एक जगह से लेना दूसरी जगह से लेना, तो ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसे फेस करने को मिल सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इसी की टाइप का है, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में कि किस तरीके से वो वुमेन को एम्पावर करने का काम करती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में ये सारी चीजें बताई जाती है कि यहां से भी लोन इजीली मिल जाते हैं, ट्रस्ट के बेसिस पे, इंटरेस्ट रेट भी इतना हाई नहीं होता। They avail the facility of the loan from the formal source like a bank at low rate of interest, तो वो बैंक से लेते हैं फॉर्मल सोर्स से। They do not demand collateral and so it is easy to access by the poor, तो गरीबों के लिए स्पेशली रूरल सेक्टर में तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा काम करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर रूरल वुमेन टू मेक देम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट थ्रू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ताकि वुमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके और वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, अर्निंग वाली। हेल्प्स टू इंप्रूव अदर डेवलपमेंट फैक्टर्स सच एज लिटरेसी लेवल हो गया, इंप्रूवमेंट हेल्थ केयर हो गया, और साथ ही फैमिली प्लानिंग होगा, इसमें भी ये काफी ज्यादा हेल्प जरूर करता है। और इसके अलावा आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना, स्किल डेवलपमेंट करना, और साथ ही सोशल एम्पावरमेंट करना, सभी सेक्टर के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो काफी अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि वो एम्पावर करने का काम कर रहा है, डेवलप करने का काम कर रहा है, हर एक सेक्टर के ऊपर बात करता है। तो ये सबसे खास बात हमें स्पेशली रूरल सेक्टर में देखने को मिलती है, जहां पे लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, प्रॉपर कोलैटरल जैसी चीजें नहीं होती, तो उन्हें एक ग्रुप के थ्रू जो कि 15-20 जनों का ही होता है, वहां से आराम से उन्हें लोन मिल जाता है। तो ये था बच्चों हमारा सेक्शन डी के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो कि 3 तो थे लेकिन ये डबल हो जाते हैं 6 के आसपास, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन जरूर देखने को मिलते हैं। हो सके बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छे से समझ आ चुके होंगे। इसके बाद हम बात पैसेज की करेंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना, अपडेटेड जो सीरीज है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही देखने को मिल जाएगी। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।